डैड, महिला के शरीर में अब खून नहीं है। डैड, उन्होंने महिला के मस्तिष्क को चीर दिया। बार्बी लगातार बता रहा था कि क्या हो रहा है। बार्बी, देखना बंद करो। वीर ने बार्बी को वापस अपनी बाहों में बुलाया। वह नहीं चाहता था कि वह ऐसा खूनी दृश्य देखे। बार्बी वास्तव में इस समय काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वीर की नजर में वह हमेशा एक छोटी लड़की ही रहेगी। बार्बी वीर के कंधे से उतरकर उसकी छाती पर बैठ गई। उसने उत्सुकता से 4 प्रतीकों की मुहर और अंदर फंसे हुए सैनोजेनिक को देखा, जो अभी भी संघर्ष कर रहा था। वीर को अभी भी अपने पीछे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बार्बी ने जो कहा था उसे सुनने के बाद वह चिंता से बीमार हो गया। उसने जो कुछ बताया था उसकी छवियां उसके दिमाग में बार बार आती रहीं, और उसने जो कुछ भी सोचने की कोशिश की वह उन्हें मिटा नहीं सका। जेड कैट, तुम क्या कर रही हो? वीर ने अंततः जेड कैट की मूर्ति पर चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि जेड कैट फिर से सो रही है, और उसने वीर की पुकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। थोड़ी देर बाद कैदी की जंजीरें फिर से खड़खड़ाने लगीं। जैसे ही वह वीर की पीठ के पीछे से बाहर निकली, वह धीरे धीरे उसकी दृष्टि के क्षेत्र में आ गई। कैदी लगभग उसी तरह से चला गया जिस तरह से वह आया था, धीरे धीरे और खाली दिमाग वाला। हालांकि एक छोटा सा अंतर था। वह अपने पीछे एक महिला की लाश को घसीट रहा था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह किसी महिला का शव नहीं था, वह एक मादा प्राणी का शव था। वीर यह नहीं देख पाया कि महिला प्राणी के चेहरे की विशेषताएं क्या थीं, क्योंकि प्राणी के सिर में एक बड़ा छेद किया गया था। जहां चेहरा था वहां एक बड़ा गड्ढा था। हालांकि उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा मानव जैसा था और निचला शरीर सांप जैसा था। वह घाना की तरह दिख रही थी, लेकिन घाना के विपरीत उसके सिर पर एक घुमावदार सींग था। यह चांदी का था और लगभग 1 फुट लंबा था, और यह एक गैंडा के सींग की याद दिलाता था। उसके शरीर के निचले हिस्से के सांप के छिलके भी चांदी के थे। वे इतने चमकीले थे कि वे उसके शरीर को थोड़ा पारदर्शी बना रहे थे। उसके सिर और छाती में छेद हो गए थे, लेकिन खून नहीं निकल रहा था। यह ठीक वैसा ही था जैसा बार्बी ने शुरू में कहा था, यानी महिला का खून सूख गया था। उस अजीब आदमी की यहां मौजूदगी का क्या मतलब है? उसने मेरी पीठ पर एक औरत क्यों बनाई? वीर ने सोचा। कुछ हद तक हिल गया, लेकिन वीर को कोई चोट या क्षति नहीं दिखी। उसका शरीर ठीक था, उसका गैलेक्टिक लॉबस्टर आर्मर ठीक था, और ऐसा लग रहा था कि अब वह खौफनाक कैदी आदमी जा रहा है, क्योंकि उसने उसकी तस्वीर बना ली थी। हालांकि यह पूरा अनुभव काफी परेशान करने वाला था, लेकिन उस जीव ने वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए वीर को पता था कि उसे बस इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। बार्बी, क्या तुम अपने पिता के आर्मर को धोने के लिए थोड़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हो? उन्होंने जो गंदगी फैलाई है उसे धो डालो, वीर ने बार्बी से कहा। हालांकि पेंट हानिकारक नहीं था, फिर भी वह इसे अपने ऊपर होने से नाखुश था। बार्बी वीर की छाती से कूद गई और उसके पीछे पीछे चली गई, और उसने जो कहा वह किया। फिर उसकी हैरान आवाज ने कहा, वह चली गई। क्या चला गया? वीर का दिल गले में उतर आया। बार्बी ने कहा, उसने जो चित्र बनाया था वह अब गायब हो गया है। यह कैसे गायब हो सकता है? वीर इस बारे में बहुत उलझन में था, और इसलिए उसने पूछना जारी रखा, क्या तस्वीर बस धुंधली हो गई? बार्बी ने अपना सिर हिलाया। डैड, आपकी पीठ पर कुछ भी नहीं है। यह बहुत साफ है, और खून का एक छोटा सा दाग भी नहीं है। बदसूरत महिला का चित्र पूरी तरह से गायब हो गया है। वीर को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, इसलिए उसने मिस्टर व्हाइट से पूछा, मिस्टर व्हाइट, क्या हो रहा है? मिस्टर व्हाइट ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी यह सब समझ में नहीं आया। हम आपकी पीठ नहीं देख पाए, और हम सिर्फ यह देख पाए कि वह आप पर कुछ बना रहा था। मुझे नहीं पता कि उसने असल में क्या बनाया था। वीर को यह नहीं जानना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने शरीर की जांच की और पाया कि कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए फिलहाल उसने इस बारे में सभी विचार छोड़ दिए। उसके बाद कुछ भी अजीब नहीं हुआ। चारों ने 4 सिंबल सील में शक्ति भेजना जारी रखा। इसने फंसे हुए सैनोजेनिक क्लोन पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। दिन बीतते गए, और ऐसा लगा कि हमेशा के लिए वे 10 दिन की समय सीमा पर पहुंच गए। हालांकि इस समय तक वे चारों काफी थक चुके थे, फिर भी वे कम से कम 10 दिन जीवित रहने में सफल रहे।
जब सैनोजेनिक अपने महलों में वापस लौटे और उनके महलों के दरवाजे बंद हो गए तो वे चारों लगभग ध्वस्त हो गए। जेड कैट की मूर्ति मुस्कुराई और फिर से बोलने लगी, बधाई हो, आपने सेक्रेड लीडर्स की परीक्षा पास कर ली है। अब आप सेक्रेड लीडर्स द्वारा छोड़े गए अवशेष प्राप्त कर सकते हैं। खजाना कहां है? वीर ने खुद को अपनी थकान को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करते हुए पूछा। यहीं, जेड कैट की मूर्ति ने कहा। उसके पैरों के नीचे जेड स्तंभ अचानक खुल गया, जिससे एक छोटा जेड बॉक्स दिखाई दिया। यह अनुमान लगाना असंभव था कि अंदर क्या हो सकता है। वीर बक्सा उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसका दिल धड़क उठा। उसने देखा कि क्राइम एक टूटी हुई तलवार थामे वीर की ओर वार कर रहा था। ब्लड किरण को यह देखकर क्रोध आ गया और वह दहाड़ते हुए क्राइम की ओर झपटा, लेकिन क्राइम के अंधेरे ने सब कुछ ढक लिया था और वीर की आंखें उसे भेदने में असमर्थ थीं। वीर ने अपनी आंखें नहीं घुमाई। बर्ड्स नेस्ट अभी भी उसके सिर पर था और वह उस जगह की ओर कूद पड़ा जहां बक्सा था, इससे पहले कि सब कुछ काला हो जाए। क्राइम के प्रभाव क्षेत्र में वीर की सभी 7 इंद्रियां अवरुद्ध थीं, लेकिन चूंकि उसे बर्ड्स नेस्ट की सुरक्षा प्राप्त थी, इसलिए उसे क्राइम द्वारा किए जाने वाले किसी भी हमले की चिंता नहीं थी। लेकिन अगले ही पल वीर का चेहरा बदल गया। एक अजीब सी शक्ति बर्ड्स नेस्ट पर हमला करने के लिए उतरी। शक्ति ने बर्ड्स नेस्ट को जकड़ लिया और उसे वीर के सिर से दूर खींच लिया। फिर उसे और बारबी को रस्सी जैसी किसी चीज से बांध दिया गया। रस्सी ने उन्हें जोर से एक तरफ झटका दिया। अंधेरा मिट गया। वीर ने देखा कि वह और बारबी अब सफेद रस्सी के एक के बाद एक फंदे से बंधे हुए थे। उनके बगल में एक जाल था जिसके अंदर वीर का बर्ड्स नेस्ट था। अगर यह जाल किसी डिफाइड के बर्ड्स नेस्ट को बांधने में सक्षम था तो यह जाल बहुत खास रहा होगा। क्राइम ने एक हाथ में जाल और दूसरे हाथ में जेड बॉक्स पकड़ रखा था। सैक्रेड लीडर्स का खजाना प्राप्त करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, क्राइम ने वीर से ठंडे स्वर में कहा और बॉक्स को लापरवाही से एक हाथ से पकड़ लिया। तुम कौन हो? मिस्टर व्हाइट ने क्राइम की ओर भौहें सिकोड़ी। क्राइम मुस्कुराया और बोला, मिस्टर व्हाइट, मैं आपका वफादार रक्षक क्राइम हूं। तुम क्राइम जैसे दिखते हो, लेकिन क्राइम तो सिर्फ किंग क्लास गार्ड है। तुम निश्चित रूप से क्राइम नहीं हो। क्राइम के पास प्रिंस 14 का स्काई नेट नहीं होगा, मिस्टर व्हाइट ने सपाट लहजे में कहा। उनका गुस्सा और गहरा हो गया। क्राइम ने बॉक्स को अपनी छाती की जेब में डाल लिया। फिर उसने अपना टूटा हुआ नाइफ उठाया और मिस्टर व्हाइट से बोला, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। हालांकि मैं हाफ डिफाइड हूं, फिर भी मैं आपका रक्षक हूं। लेकिन आपके अलावा मेरा प्रिंस 14 के प्रति भी एक कर्तव्य है। प्रिंस 14 को यह वस्तु चाहिए, इसलिए मुझे इसे अपने साथ वापस ले जाना होगा। मिस्टर व्हाइट, हम दोनों प्रिंस 14 के लिए काम करते हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं प्रिंस 14 को आपकी भागीदारी के बारे में बताऊंगा, लेकिन यह वह जगह नहीं है जहां इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमें पहले उससे छुटकारा पाना होगा, क्राइम ने कहा। फिर उसका टूटा हुआ नाइफ वीर की ओर लहराता हुआ आया। क्राइम ने अपना हथियार घुमाया और उसके नाइफ पर लगी पदार्थ की चेन एक ब्लैक स्नेक किंग में बदल गई, जो ऐसा लग रहा था मानो आसमान को निगल सकता है। वह अचानक वीर की ओर झपटा। वीर का शरीर शक्ति से भर गया, लेकिन सफेद रस्सी उसके चारों ओर कसती गई। रहस्यमय पदार्थ की जंजीर ने उसे उलझा दिया और वीर के लिए किसी भी तरह का बचाव जुटाना मुश्किल हो गया। वह चाकू उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वीर ने अपने दांत पीस लिए। वह अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड को सक्रिय करने की तैयारी कर रहा था, तभी गरजती हुई नाइफ की रोशनी टूट गई। वीर चौंक गया। उसने क्राइम की तरफ देखा। जेड जैसा दिखने वाला एक हाथ क्राइम की कलाई पर लिपटा हुआ था। उंगलियां बहुत लंबी और सुंदर थीं। मिस्टर व्हाइट, वीर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी आंखें क्या देख रही थीं। मिस्टर व्हाइट क्राइम के पीछे खड़े थे और अपना हाथ क्राइम की छाती में पीछे खींच रहे थे, लेकिन मिस्टर व्हाइट का हाथ बिल्कुल साफ निकला। उस पर खून का एक भी कण नहीं लगा था। क्राइम का टूटा हुआ नाइफ जमीन पर गिर गया। उसने अपनी छाती में खून से सने छेद को देखा और फिर अविश्वास से मिस्टर व्हाइट की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हारी शक्ति को लड़ाई में बेकार कहा गया था। कैसे? तुम मेरे काले शेर के शरीर को कैसे नष्ट कर पाए? जीवन आश्चर्यों से भरा है। तुम्हें अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। मिस्टर व्हाइट के हाथ में एक सुंदर सफेद खोल दिखाई दिया। उसने उसे खोला और क्राइम की ओर बढ़ाया। घायल क्राइम खोल में समा गया। जब खोल बंद हो गया
तो मिस्टर व्हाइट ने उसे जेब में रख लिया। उसने स्काई नेट और छोटा बॉक्स पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रहा था। और वीर से उसने कहा, वीर, ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से हार गए हो। वीर अभी भी स्काई नेट से बंधा हुआ था। उसने मिस्टर व्हाइट को एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। तुम जीत गए, तो तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? बेशक, तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे जैसे डरावने दुश्मन को इस दुनिया में जीने और बढ़ने दूंगा? मिस्टर व्हाइट ने बिना किसी भावना के वीर को देखा। मिस्टर व्हाइट, आप मुझे बहुत ज्यादा आंकते हैं। मैं तो बस एक नामहीन सिपाही हूं। वीर ने कोई हरकत नहीं की। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और मिस्टर व्हाइट को घूरता रहा। वह जोखिम उठाने जा रहा था। मिस्टर व्हाइट ने कैट की मूर्ति की ओर रुख किया और स्काई नेट को पकड़ लिया, वीर और बार्बी को अनदेखा करते हुए। 9 लाइफ कैट, क्या अब हम जा सकते हैं? वीर चौंक गया। मिस्टर व्हाइट को पता था कि जेड कैट की मूर्ति 9 लाइफ कैट थी। 9 लाइफ कैट की मूर्ति मिस्टर व्हाइट को घूरती रही। वह बिना हिले डुले ही ठंडे स्वर में बोली, अगर तुम लोग परीक्षा में पास हो गए हो तो यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर है कि तुम आओ या जाओ। मेरी अनुमति मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अलविदा। मिस्टर व्हाइट ने स्काई नेट खींचा और वीर और बार्बी को पवित्र शहर से बाहर खींच लिया। इस बार शहर की ताकत ने उन्हें जाने से नहीं रोका। मिस्टर व्हाइट ने वीर और बार्बी को आसानी से शहर से बाहर खींच लिया और अंधेरे पानी वाले उस इलाके में वापस आ गए। मिस्टर व्हाइट का दूसरा हाथ होली लाइट से चमक रहा था, क्योंकि वह जेड स्टोन बॉक्स को पकड़े हुए था। प्रकाश अंधेरे को दूर रखने में सक्षम था, जो उनसे लगभग 3 मीटर की दूरी पर था। आखिरकार उन्होंने बार्बी और वीर को सुरक्षित रूप से खाई से बाहर निकाला। वीर ने सोचा था कि मिस्टर व्हाइट उन्हें पवित्र शहर में मार देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उस जगह से जाने के बाद उसने जल्दी से भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह वीर और बार्बी को बड़ी सफेद व्हेल में ले गया। ऐसा लग रहा था कि फॉक्स क्वीन और ईशा की लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि समुद्र में अब कोई हलचल नहीं थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि दोनों में से कौन विजयी हुआ होगा। उनमें से किसी का भी कोई संकेत नहीं था। मिस्टर व्हाइट वीर और बार्बी को बड़ी सफेद व्हेल के पास ले आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए वीर की तरफ देखा। अब मैं बिना किसी चिंता के तुम्हें मार सकता हूं। क्या तुमने भागने का कोई उपाय सोचा है? तुमने मुझे पवित्र शहर में क्यों नहीं मारा? वीर ने असमंजस से पूछा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उस शहर में असली खजाना छिपा है? मिस्टर व्हाइट ने प्रसन्न स्वर में पूछा। नहीं, वीर ने पूछा। ऐसा हो सकता था, लेकिन सिर्फ तभी जब सीक्रेट लीडर पागल हो जाए। अपने खजाने को छिपाने के लिए जगह बनाने में इतनी शक्ति और प्रयास खर्च करना पागलपन की बात होगी। मिस्टर व्हाइट मुस्कुराए। इस जगह में जरूर कोई रहस्य होगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा आपकी पीठ पर लगी तस्वीर काफी खास लग रही है। मुझे लगा कि चित्र गायब हो गया है। वीर हैरान था। मिस्टर व्हाइट ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज गायब हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह चली गई है। मैं उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया जिसने तुम्हारा चित्र बनाया था, लेकिन मुझे पता है कि वह एंशिएंट ब्लड ड्रैगन लेडी नामक क्रीचर का चित्र बना रहा था। यह एक म्यूटेंट डिफाइड सैनोजेनिक है। उसका खून उसका म्यूटेंट सैनोजेनिक जीन है। मुझे नहीं लगता कि इतना शक्तिशाली खून इतनी आसानी से गायब हो सकता है। वीर ने यह सुना और चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह चीज एक म्यूटेंट डिफाइड हो सकती है। क्यों? उसने मुझ पर क्यों चित्र बनाया? वीर ने असमंजस में पूछा। मुझे नहीं पता। शायद शुरू से ही तुम ही चुने गए थे। मिस्टर व्हाइट की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं, इसलिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर व्हाइट गुस्से में दिखे। उन्होंने स्काई नेट को खींचा और वीर और बार्बी को अपने सामने खींच लिया। उनका हाथ वीर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वीर को याद आया कि कैसे मिस्टर व्हाइट के हाथ से क्राइम का शरीर आसानी से छेदा गया था। वह चौंक गया और वह अपने सुपर गॉड बॉडी को एक्टिवेट करने वाला था। लेकिन जब मिस्टर व्हाइट ने अपना हाथ हिलाया तो स्काई नेट इतना ढीला हो गया कि बर्ड्स नेस्ट बाहर आ गया। बर्ड्स नेस्ट वीर के पास वापस आ गया। मिस्टर व्हाइट, यह है। वीर ने बर्ड्स नेस्ट पकड़ लिया।
और उसने भ्रम से मिस्टर व्हाइट को देखा। मिस्टर व्हाइट ने स्काईनेट हटा दिया और उन्होंने जेट बॉक्स वीर की ओर फेंक दिया। वीर ने छोटा सा जेट बॉक्स पकड़ लिया। उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मिस्टर व्हाइट ने वीर को देखकर मुस्कुराया। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां हिलने और ऐंठने लगीं और उसका चेहरा भी। कुछ ही समय बाद मिस्टर व्हाइट कोई और बन गए। उनकी उपस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मिस्टर व्हाइट अब जवान दिखने लगे थे। वे 20 साल से ज्यादा के नहीं लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर में एक खास तरह की मौजूदगी थी। इससे वीर को लगा कि इस आदमी ने सब कुछ देखा और जिया है। वह शतरंज के मैच की देखरेख करने वाले व्यक्ति की तरह थे। वीर का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम कैसे हो? वीर ने उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। मैं क्यों नहीं? मिस्टर व्हाइट ने वीर को दिलचस्पी से देखा। क्या तुम सैंक्चुअरीज में नहीं हो? तुम कैसे बाहर निकले? वीर ने जो कहना चाहा था उसका आधा ही बोला। फिर उसे अचानक ब्लड लीजन और शूरा का ख्याल आया, जिनके पास बाहर निकलने का रास्ता था। अब यह इतना अजीब नहीं लग रहा था कि यह व्यक्ति सैंक्चुअरीज से बाहर निकलने में सक्षम था। यह एक लंबी कहानी है। संक्षेप में, मैंने सोचा था कि मैं शून्यता को तोड़कर इस दुनिया में डिफाइड बन जाऊंगा, लेकिन कौन जानता था कि यह वह जगह है जहां मैं वास्तव में आऊंगा। कुल मिलाकर यह काफी निराशाजनक था। मिस्टर व्हाइट ने अफसोस जताते हुए कंधे उचका दिए। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, वीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। अभी भी जमे हुए। वीर इस आदमी को जानता था। उन्होंने साथ में ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन वीर उसे याद करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आदमी बत्रा फैमिली का असली वारिस था। लेकिन वीर ने सिर्फ प्रोफेसर से प्रोफेसर मंत्रा सीखा था। बत्रा फैमिली के आधे छात्रों के लिए यही मायने रखता था। वीर ने उस आदमी की तरफ देखा जो उसकी उम्र का ही था। उसने अजीब तरह से खांसते हुए झंझकते हुए पूछा, तो मैं तुम्हें क्या कहूं? अतीत में वीर ने उस आदमी से एक गुप्त प्रोफेसर मंत्रा का सेकंड वर्जन प्राप्त किया था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह कोई छात्र नहीं लेगा। और वीर प्रोफेसर बत्रा की विरासत भी प्राप्त करने में सक्षम था। वह नहीं जानता था कि दोनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वह आदमी हंसा और बोला, नाम तो बस प्रतीक हैं। जब कोई मेरे जितना अभ्यास करता है तो वह पहले ही ऐसी उपाधियां छोड़ चुका होता है। आपको बस मुझे मिस्टर व्हाइट कहकर पुकारते रहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक्सट्रीम किंग के भीतर मेरी पहचान उजागर ना हो जाए। तुम एक्सट्रीम किंग के पास वापस जा रहे हो? वीर ने आश्चर्य से पूछा। मिस्टर व्हाइट मुस्कुराए और बोले, एक्सट्रीम किंग कोई डरावना गड्ढा नहीं है जहां बीस्ट सड़ते रहते हैं। वहां बहुत सारे संसाधन हैं जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सच कहूं तो यह अभ्यास जारी रखने के लिए एक बढ़िया जगह है। मैं वापस क्यों नहीं जाऊंगा? तो फिर तुम यहां जो हुआ उसे कैसे समझाओगे? वीर ने छोटा सा बक्सा उठाते हुए पूछा। क्राइम खत्म हो चुका था और मिस्टर व्हाइट ने बक्सा वीर को दे दिया था। वीर को डर था कि अगर वह वापस लौट आया तो वह राजकुमार चौधरी को रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर समय दिया जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने दिल का इस्तेमाल करो, सोचो, सुनो और देखो। इस दुनिया में जो कुछ भी तुम कर सकते हो उसे थामे रहो। हर दुख का समाधान है। उसके बाद मिस्टर व्हाइट ने वीर को एक कार्ड दिया। यही वह है जिसके बारे में मैं इतने सालों से सोच रहा हूं। तुम देख सकते हो, लेकिन याद रखो, किसी भी चीज में अपने विश्वास को बहुत ज्यादा मत रखो। तुम्हें इस जीवन में अभी भी चीजों के बारे में अपनी राय बनाने की जरूरत है। असली बत्रा फैमिली के एक हिस्से के लिए व्यक्ति को अपने दिल की आस्था के साथ अभ्यास करने की जरूरत होती है। मेरे पास इसका ध्यान रखने के लिए समय नहीं है। मेरी बत्रा फैमिली की विरासत शायद आज के दिन खत्म हो गई है। तुम बत्रा फैमिली सदस्यों में से आधे के बराबर हो। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम बत्रा फैमिली की शिक्षाओं को जारी रखने और मेरी तकनीकों को आगे बढ़ाने का कोई तरीका खोज लोगे। तुम्हें औपचारिक रूप से बत्रा फैमिली में शामिल होने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन बत्रा फैमिली के लोग इतने भाग्यशाली होंगे कि उनमें से एक या दो ऐसे होंगे जिन्होंने वास्तव में खुद को सीखने के लिए समर्पित कर दिया है। वीर ने दलील को अस्वीकार नहीं किया। उसने खुशी खुशी वह कार्ड स्वीकार कर लिया जो उसे दिया गया था। वह जानता था कि मिस्टर व्हाइट व्यक्तिगत रूप से इस सब में बहुत अधिक शामिल नहीं थे, अन्यथा उन्होंने वीर को प्रोफेसर मंत्रा का गुप्त स्किल पहले नहीं दिया होता। दुनिया में कई धर्म और दल काम कर रहे थे,
लेकिन ज्यादातर धर्मों ने एक व्यक्ति को सिर्फ यही सिखाया कि उसे क्या करना है और किस पर विश्वास करना है। सिर्फ बत्रा फैमिली ने ही एक व्यक्ति को सिखाया कि कैसे दुनिया के बारे में अपनी समझ को तलाशें और खोजें, यूनिवर्स के कामकाज के भीतर अपना खुद का संबंध कैसे बनाएं। इसलिए बत्रा फैमिली के लिए मशहूर होना बहुत मुश्किल होगा। इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, इसलिए यह अन्य शिक्षाओं और धर्मों के समान तरंग दैर्ध्य पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह शिक्षा लोगों को भ्रमित करती थी। ज्यादातर लोग आराम चाहते थे। वे चाहते थे कि कोई ऐसी चीज हो जो उन्हें जीवन की कठिनाइयों से गुजरने में मार्गदर्शन करे। लेकिन बत्रा फैमिली में आपको खुद ही चीजों के बारे में सोचना था। आपको अपने भाग्य का प्रभार खुद लेना था और अज्ञात का पता लगाना था। भविष्य अज्ञात और परिवर्तनशील चीजों से भरा था। यह कठिन था। जिन लोगों के पास आवश्यक बुद्धिमत्ता या सहन शक्ति नहीं थी, वे कभी भी इससे नहीं निकल सकते थे। इसीलिए यह विश्वास से परे नहीं था कि बत्रा फैमिली गुमनामी में गिर गया। बत्रा फैमिली का रास्ता ऐसा नहीं था जिसे कई लोग स्वेच्छा से चुनते। मिस्टर व्हाइट के बोलने के बाद उन्होंने वीर के हाथ में छोटे से बॉक्स को देखा। उन्होंने कहा, अगर बॉक्स के बारे में मेरी धारणाएं सही हैं, तो इसमें वास्तव में सेक्रेड लीडर्स का खजाना नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रामक बात है। असली खजाना अभी भी पवित्र शहर में कहीं है, लेकिन हमारी संयुक्त शक्ति अभी भी उस शहर के सभी रहस्यों का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब हम दोनों डिफाइड बन जाएंगे तो हम वापस लौट सकते हैं और शहर की खोज फिर से शुरू कर सकते हैं। मिस्टर व्हाइट, मेरी पीठ पर कौन सी तस्वीर है? वीर को अभी भी उस पेंटिंग के बारे में सोचकर घबराहट महसूस हो रही थी। यह बहुत ही अजीब था। मिस्टर व्हाइट ने एक पल सोचा, फिर कहा, एंशिएंट ब्लड ड्रैगन लेडीज ब्लड का इस्तेमाल स्याही के रूप में किया गया था। आपकी पीठ पर एक तस्वीर बनाई गई थी। मैं तस्वीर नहीं देख पाया, इसलिए मैं कोई ठोस दावा नहीं कर सकता। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भविष्य की कुछ गणनाएं की हैं। एक भयानक घटना के बाद अभी भी कुछ अच्छे भाग्य होने बाकी थे। वह तस्वीर जो भी थी, वह कोई बुरी चीज नहीं थी। किसी भयानक घटना के बाद सौभाग्य, इसका मतलब है कि कुछ भयानक होने वाला है। वीर चौंक गया। मिस्टर व्हाइट ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा सफर बहुत कठिन होने वाला है। अच्छा होता अगर तुम मुझे ये बातें इतनी बेबाकी से न बताते। वीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मिस्टर व्हाइट ने शांति से कहा, जब आप ईशा के पीछे नैरो मून तक वापस जाएंगे तो आपको तैयार रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि एक्सट्रीम किंग अंततः आपको अपने शासक के राज्य में बुलाएंगे। वीर उत्सुक था, इसलिए उसने पूछा, मिस्टर व्हाइट, आप एक्सट्रीम किंग का हिस्सा कैसे बन गए? मिस्टर व्हाइट ने शांति से कहा, मैंने खुद को एक्सट्रीम किंग के हाइब्रिड के रूप में प्रच्छन्न किया ताकि मैं उनके बीच रह सकूं। मैं उनके रिसोर्सेज की ओर आकर्षित था, लेकिन मैंने वहां कुछ बहुत ही रोचक बातें भी सीखी। मैं वहां इसलिए रुका ताकि मैं इसके बारे में और अधिक जान सकूं। वह क्या था? वीर ने फिर पूछा। हम मनुष्यों में एक्सट्रीम किंग का ब्लड पल्स जीन होता है। हालांकि यह उस चीज का एक छोटा सा अंश मात्र है, लेकिन यह मौजूद है। और इसी तरह मैं बिना किसी को पता चले खुद को एक्सट्रीम किंग के रूप में सफलतापूर्वक पेश करने में सक्षम था, मिस्टर व्हाइट ने कहा। मैंने भी यही अनुमान लगाया था। वीर ने सिर हिलाया। उसने पहले भी इस संभावना पर विचार किया था, और अगर मिस्टर व्हाइट ने भी यही सोचा होता तो यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वह गलत था। मिस्टर व्हाइट ने आगे कहा, जब एक्सट्रीम किंग क्लास बन जाते हैं तो वे अपने किंग बॉडी को जगा सकते हैं। मिस्टर व्हाइट ने कराहते हुए समझाया, मेरे कहने का मतलब किंग बॉडी हमारे सैंक्चुअरीज में मौजूद सुपर गॉड बॉडी से बहुत मिलती जुलती है। हालांकि एक मुख्य अंतर है, हमारे सुपर गॉड बॉडी स्वतंत्र है, जबकि उनके किंग बॉडी स्वतंत्र नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? वीर को समझ नहीं आया। यह है कि हमारे सुपर गॉड बॉडीज हमारे ही अंग हैं। उनके किंग बॉडीज का बाहरी दुनिया और किसी रहस्यमयी शक्ति से संबंध प्रतीत होता है। मैं अभी भी इसकी जांच कर रहा हूं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मैं नहीं ढूंढ पाया हूं। मैं सब कुछ नहीं समझा सकता। वीर से बात करने के बाद मिस्टर व्हाइट ने कहा, मुझे जाना चाहिए। अगर आप जाते समय बाईं ओर मुड़ते हैं तो आपको जल्द ही ईशा मिल जाएगी। मिस्टर व्हाइट चले गए, लेकिन वीर अभी ईशा के पीछे नहीं गया।
वह व्हाइट व्हेल की कमान वाली कुर्सी पर बैठे कंकाल के पास गया। उसने कंकाल पर पहने कपड़े उतार दिए और फिर उसने कंकाल को एक बक्से में रख दिया। उसने वापस लौटने पर उस आदमी को दफनाने के लिए एक अच्छी जगह खोजने की योजना बनाई। यह एक क्रिस्टलाइजर था। यह उसी जाति का कोई व्यक्ति था। कपड़ों के टुकड़ों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद वीर ने उन्हें पहन लिया। उसने अपने सिर पर पारदर्शी आई पैच लगाया और उसे लगा जैसे उसके विचार फैल रहे हैं। उसका शरीर और उसकी दृष्टि फैल गई। उस एहसास को बयान नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे व्हेल उसके शरीर का हिस्सा बन रही थी। सूचना की लहरें उसकी आंखों के पट्टी से होकर उसके दिमाग में उतर रही थी। सरल शब्दों में कहें तो वीर अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके व्हाइट व्हेल को नियंत्रित कर सकता था। मशीन को चलाना अपने शरीर का इस्तेमाल करने जितना ही आसान था। वीर ने बड़ी सफेद व्हेल को बाईं ओर निर्देशित किया और वहां उसे ईशा मिल गई। ईशा समुद्र में तैर रही थी। उसने बड़ी व्हेल को देखा और उसकी ओर बढ़ी। वीर ने किसी भी गलत फहमी को रोकने के लिए जल्दी से उसमें से छलांग लगा दी। माई क्वीन, फॉक्स क्वीन कहां है? वीर ने पूछा। ईशा ने अपना सिर हिलाया। वह बच गई। तो फिर हमें भी यहां से निकल जाना चाहिए। मुझे पवित्र शहर से सामान मिल गया है। चलो अब चलते हैं। वीर ने फिर ईशा के साथ पवित्र आत्मा के समुद्र से सफेद व्हेल को बाहर निकाला। जब वे भूल भुलैया में पहुंचे तो वीर ने व्हेल को दूर रख दिया। यह विशाल व्हेल वास्तव में बीटल की तरह ही थी। यह अपनी अंतरिक्ष तकनीक से सिकुड़ सकती थी। यह तब तक सिकुड़ती रही जब तक कि यह आंखों की पट्टी में गायब नहीं हो गई। यह एक बोतल के अंदर रखी गई छोटी व्हेल की तरह थी और यह जादुई लग रही थी। ईशा और वीर आइस ब्लू नाइट्स के बेस पर वापस लौटे, जहां उनकी मुलाकात आइस ब्लू नाइट किंग से हुई। यह स्पष्ट था कि वह महल की भूल भुलैया से बाहर निकलने में असमर्थ था और इसीलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया था। जब उसने ईशा और वीर को एक साथ वापस आते देखा तो आइस ब्लू नाइट किंग की आंखें चौड़ी हो गईं। नाइफ, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अभी भी जीवित हो। आइस ब्लू नाइट किंग ने उसके पास आकर कहा। मुझे डर है कि मेरा बचना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, ईशा ने गुर्राहट के साथ कहा। आइस ब्लू नाइट किंग ने भौहें सिकोड़ी। ईशा, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं जिंदा हूं, इसका मतलब है कि किसी को भी मेरे छात्र को परेशान करने की इजाजत नहीं है। क्या अब तुम्हें समझ में आया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं होगी? तुम्हारे लिए बेहतर होता अगर मैं मर जाती, ईशा ने कहा। उसकी आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। आइस ब्लू नाइट किंग अजीब तरह से बेचैन हो गया, लेकिन उसने कहा, मैं बस अपना काम कर रहा था। मेरे पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। कुछ चीजें थीं जो मुझे करनी ही थीं। मुझे आपकी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। क्या आपने मेरे छात्र को जबरदस्ती आइस ब्लू नाइट्स में घसीटा, उसकी इच्छा के विरुद्ध? ईशा ने आइस ब्लू नाइट किंग को घूरते हुए कहा। आइस ब्लू नाइट किंग उदास दिखे और उन्होंने स्वीकार किया। हां। क्या तुम ही थे जिसने उसे पकड़ा था? ईशा ने पूछा। हां, आइस ब्लू नाइट किंग ने कहा। यदि आप उसकी देखभाल करने में असमर्थ थे तो आप मेरे छात्र को यहां तक क्यों घसीट कर लाए? क्या आप आइस ब्लू नाइट्स का प्रबंधन इसी तरह करते हैं? ईशा ने फुसफुसाया। आइस ब्लू नाइट किंग बोल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। आइस ब्लू नाइट किंग के साथ मौजूद एक और आइस ब्लू नाइट गुस्से में उसे डांटने के लिए आगे बढ़ा। नाइफ, इतना असभ्य मत बनो। तुम खुद आइस ब्लू नाइट्स की सदस्य हो। तुम अपने कप्तान से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? अब से मेरा आइस ब्लू नाइट्स से कोई संबंध नहीं है। यह खत्म हो गया है। ईशा ने उन सभी को तिरस्कार से देखा। आइस ब्लू नाइट किंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नाइफ, मैं तुम्हारे इस मूड के कारणों को समझता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम यूं ही नहीं कह सकती। मैं दिखावा करूंगा कि मैंने तुम्हारी कही हुई बातें नहीं सुनी। अगर तुम बात करना चाहती हो तो हम बाद में और अकेले में बात कर सकते हैं। हमारे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है। चलो वीर। ईशा जाने के लिए मुड़ी। नाइफ, बेतुका मत बनो। आइस ब्लू नाइट्स के नियम हैं। तुम आइस ब्लू नाइट्स की सदस्य हो और तुम आइस ब्लू नाइट बनने के लिए ही पैदा हुए हो। इसके अलावा तुम एक दिन आइस ब्लू नाइट्स की ओर से मरोगी। आइस ब्लू नाइट्स अपने किसी भी सदस्य को गद्दार बनने की अनुमति कभी नहीं देंगे और इसके अलावा एक्सट्रीम किंग इसकी अनुमति नहीं देंगे। आइस ब्लू नाइट किंग चुप हो गया।
उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाली नजर थी। ईशा का शरीर पर्पल एयर से भर गया था। एक डीमन की तरह उसने अपनी शक्ति से आइस ब्लू नाइट बेस को पूरी तरह से ढक लिया। अचानक बेस में हर कोई बहुत पीला दिखाई दिया। उसके दमन का भार उन पर इतना भारी था कि वे मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। डिफाइड, तुम डिफाइड हो गई। आइस ब्लू नाइट किंग और अन्य सभी आइस ब्लू नाइट्स दंग रह गए। मुझे खेद है, क्या आप मुझे जो बता रहे थे उसे फिर से दोहराने में कोई आपत्ति नहीं है? ईशा ने आइस ब्लू नाइट किंग और अन्य पर एक अडिग नजर डाली। किंग क्लास के आइस ब्लू नाइट्स सभी पीले पड़ गए थे। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह ईशा की आंखों में देखे। आइस ब्लू नाइट किंग भी पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर भावनाओं की एक श्रृंखला उभर आई थी जिसे पहचान पाना बहुत मुश्किल था। उसने आखिरकार आह भरी और कहा, मेरे पास तुम्हें यहां रखने के अपने कारण हैं, लेकिन चूंकि तुम पहले से ही डिफाइड हो, इसलिए मुझे लगता है कि आइस ब्लू नाइट्स के पास तुम्हें यहां रखने का कोई मौका नहीं है। उस स्थिति में मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूं। ईशा ने आइस ब्लू नाइट किंग की तरफ नहीं देखा। उसने वीर को अपने साथ लिया और आइस ब्लू नाइट बेस से निकल गई। माय क्वीन, यह बहुत बढ़िया था। वे सभी आइस ब्लू नाइट्स बहुत घमंडी लग रहे थे, लेकिन वे आपकी महिमा के सामने खुद को पेशाब करने के लिए तैयार थे, वीर ने उसे बताया, क्योंकि वह बेस से दूर व्हाइट व्हेल को ले जा रहा था। ईशा और वीर के आइस ब्लू नाइट्स से चले जाने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए बड़ी व्हाइट व्हेल का इस्तेमाल किया। वे नैरो मून की ओर वापस जा रहे थे। ईशा बार्बी को पकड़े हुए थी। उसने बोलते हुए बार्बी को फल के टुकड़े खिलाए। एक्सट्रीम किंग के नाइट्स के 10 सेट, वे सभी बहुत शक्तिशाली लगते हैं। वे जीनो ब्रह्मांड में भय पैदा करते हैं। ये विश्वास फैलाते हैं कि हर नाइट्स में एक रेस को नष्ट करने की शक्ति होती है। लेकिन एक्सट्रीम किंग के अंदर नाइट्स अभी भी सिर्फ मोहरे हैं। वे गंदे काम करते हैं और उससे कुछ ज्यादा नहीं। उन्हें महत्वपूर्ण मिशन नहीं दिए जाते। अगर नाइट्स के सदस्यों में से कोई भी डिफाइड बनने में कामयाब हो जाता है तो उसे जाने की अनुमति है। वे अब नाइट्स से बंधे नहीं हैं। यह एक्सट्रीम किंग्स का नियम है। आइस ब्लू नाइट किंग इसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। आइस ब्लू नाइट्स जैसे नाइट्स की एक शक्तिशाली रेजिमेंट को अभी भी केवल मोहरे ही माना जाता है। वीर यह सुनकर हैरान रह गया। उनके पास कोई भी डिफाइड मेंबर्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह एक्सट्रीम किंग की प्राइमरी आर्मी है तो आप उनकी ताकत को बहुत कम आंक रहे हैं। ईशा मुस्कुराई, फिर बोली, एक्सट्रीम किंग की प्राइमरी आर्मी रॉयल नाइट्स से बनी है। हालांकि वे केवल एक्सट्रीम किंग के शुद्ध सदस्यों की भर्ती करते हैं और सभी प्रवेशकों को कम से कम किंग क्लास का होना चाहिए। जब सही रक्त और पृष्ठभूमि की बात आती है तो उनके लिए बहुत उच्च आवश्यकताएं होती हैं। रॉयल नाइट्स के अलावा एक्सट्रीम किंग के पास कई अन्य संगठन भी हैं। उनमें से ज्यादातर कम प्रसिद्ध हैं। एक्सट्रीम किंग इतने शक्तिशाली हैं कि बहुत कम रेसेस उनसे मुकाबला कर पाती हैं। स्काई पैलेस जैसी उच्च रेसेस भी एक्सट्रीम किंग के सामने लड़ाई में टिक नहीं पाती। वे एक्सट्रीम किंग को उनसे दूर रखने के लिए वेरी हाई की शक्ति पर निर्भर रहते हैं। यही एकमात्र कारण है कि एक्सट्रीम किंग ने कभी स्काई पैलेस को नहीं छुआ। मैं समझ गया। वीर को समझ नहीं आया कि एक्सट्रीम किंग कैसे काम करता है। उसने 1 मिनट सोचा, फिर पूछा, तो फिर एक्सट्रीम किंग के लिए नैरो मून क्या है? हम किसी के नहीं हैं। ईशा ने आह भरी और फिर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। हमारे बुजुर्ग एक समय में हेल किंग के सेवक थे, लेकिन हेल किंग का समय बहुत पहले बीत चुका है। अब एक्सट्रीम किंग के शासक को व्हाइट किंग के नाम से जाना जाता है। नैरो मून में पहले कभी कोई डिफाइड जैसा सदस्य नहीं था, लेकिन डिफाइड जैसा बनने से रिबेट राजनीति में बहुत कम बदलाव आएगा। रिबेट को कभी भी नस्ल के हिसाब से शुद्ध नहीं माना जाएगा और इसलिए वे कभी भी किसी एक पक्ष का चुनाव नहीं कर सकते। वे कठपुतली बन जाएंगे। जब तक मेरी क्वीन यहां है, रिबेट पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध उच्च रेसेस में से एक बन जाएगी। वीर ने तुरंत उसके जूते चाटे। ईशा उसका सबसे बड़ा समर्थक था। वीर और उसके दोस्तों और परिवार की सुरक्षा ईशा पर निर्भर थी। ईशा ने आंखें घुमाई। मुझे बताओ, नैरो मून में क्या हुआ था? वीर ने उसे नैरो मून में हुई सारी बातें बताईं। उसने कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, लेकिन फिर भी यह सब सुनकर ईशा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने मेरी सारी संपत्ति बांट ली। वे मेरे एकमात्र छात्र के साथ क्रूरता कर रहे थे। वे सभी बहुत ही घटिया बदमाश हैं।
वीर का दिल छू गया। अगर वह ऐसी बातें कह रही थी तो इसका मतलब था कि वह वाकई उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह ठीक है कि उन्होंने मेरे छात्र को परेशान किया, लेकिन उन्होंने मेरा महल चुरा लिया और मेरी सारी चीजें गंदा कर दी। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता, ईशा ने गुस्से में कहा। वीर पहले तो भावुक हो गया था, लेकिन अब वह अवाक था। उसने अपनी नाक रगड़ी और कहा, हाँ, आप इसकी अनुमति नहीं दे सकते। आपको उन सभी को सबक सिखाना होगा।